हेलो दोस्तों, आपका राधे क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर। अंगूर हमारे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। यह अंगूर होते हैं उसको हम सुखाने के बाद में किशमिश के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो हमारे किशमिश होते हैं ये हमारे विभिन्न रूपों में उपयोग में किए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेप्स के बारे में कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी पाई जाती है, और साथ ही में इसका क्लासिफिकेशन में देखेंगे। साथ ही इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, हम इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है वाइटिस विनिफेरा। अगला इसका हम फैमिली की बात करें तो अगली इसकी फैमिली होती है विटेसी। क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो 2n बराबर 14 होते हैं। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो इसका ओरिजिन पैलेस आर्मेनिया एशिया माइनर होता है, यानी आर्मेनिया एशिया माइनर का पार्ट है। फ्रूट टाइप की बात करें तो फ्रूट टाइप बेरिया सरस होता है, यानी कि जिसको खाने पर अच्छा स्वाद आता है, जिस पर रस भरा होता है उसे बेरिया सरस कहा जाता है। हम ग्रेप्स के ईटिंग पार्ट की बात करें यानी खाने योग्य भाग की बात करें तो इसका खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प या प्लेसेंटा। पेरिकार्प या प्लेसेंटा इसका ईटिंग पार्ट होता है। पुष्पक्रम की बात करें तो इसका पुष्पक्रम के साथ दोस्तों तो पेनिकल प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है। इसकी जलवायु की बात करें तो ये किस जलवायु का पौधा है, तो ये हमारे उपोष्ण जलवायु का पौधा है, यानी कि इसको गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इसमें परागण की बात करें तो इसमें पर परागण होता है, यानी कीटों द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा से परागण होता है। इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। इसमें कौन सा पोलिनेशन होता है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो विटेसी होती है। क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो 14 होते हैं। और इसके ओरिजिन की बात करें तो एशिया माइनर इसका ओरिजिन पहले से। पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन होता है। और इसमें ईटिंग पार्ट क्या होता है? तो पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा होता है। फ्रूट टाइप कौन सा होता है? बेरिया सरस होता है। जलवायु की बात करें तो उपोष्ण जलवायु का प्लांट है ये। और दोस्तों, जो हमारे ये बॉटनिकल नेम होते हैं इनको बार बार हम रिपीट करके याद कर सकते हैं और इसका कोई तरीका नहीं होता है। और साथ ही में हम इसको लिखते टाइम इसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं इनको या तो तिरछा लिखा जाता है या इनके नीचे अंडरलाइन की जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे अंगूर का थोड़ा सा ओवरव्यू था जो देख लिया आपने। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से सामान्य जानकारी की बात करते हैं। तो सामान्य जानकारी की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। सामान्य जानकारी में हम देखते हैं दोस्तों, इस साइंटिफिक नेम को आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार लिख लिख के याद कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। हमारे ग्रेप का बोटनी में नेम क्या है? वाइटिस विनिफेरा है। अगर हम इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो हमारे ग्रेप है ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, यानी कि इसमें क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितनी परसेंट पाई जाती है? किसका स्रोत है? तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, यानी कि इससे हमें 78% कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। कितनी प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति होती है दोस्तों? इससे हमें 78% हमें इससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और हम अगली बात करें तो विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती का अध्ययन करना। अंगूर की खेती का अध्ययन करना। अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो विटीकल्चर हमारे अंगूर की खेती का अध्ययन करना कहलाता है। साथ ही में हम शर्करा की बात करें तो इसमें कौन कौन शर्करा पाई जाती है? तो इसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और हम इसमें बात करें कि इनोलॉजी क्या होता है? इनोलॉजी होता है शराब का अध्ययन करना, शराब का अध्ययन करना। तो इनोलॉजी की बात करें, इनोलॉजी का मतलब क्या होता है? शराब का अध्ययन करना। शराब का अध्ययन कौन से इसमें किया जाता है? तो शराब का अध्ययन इनोलॉजी में किया जाता है। और विटीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? तो विटीकल्चर हमारे अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है।
और इनोलॉजी में हमारे शराब के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्रोत की बात करें तो इसमें किसका स्रोत होते हैं, हमारे अंगूर तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, इसमें 78% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और साथ ही में इसमें शर्करा की बात करें, कौन कौन शर्करा पाई जाती है, तो इसमें हमारे ग्लूकोज पाई जाती है और साथ ही में फ्रक्टोज पाई जाती है। कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाई जाती है। हमारे ग्लूकोज कितनी परसेंट पाई जाती है, तो इसमें हमारे 7 से किस परसेंट हमारे ग्लूकोज पाई जाती है और 8 से 13% हमारे फ्रक्टोज पाई जाती है। 8 से 13% हमारे फ्रक्टोज पाई जाती है। इसमें हमारे दो मुख्य शर्कराएं पाई जाती है, जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमारे जो हमें एनर्जी प्रदान करती है और फ्रक्टोज जो भी हमें एनर्जी प्रदान करती है। यह ग्लूकोज 7 से 21% इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज की बात करें तो 8 से 13% इसमें हमारे फ्रक्टोज पाया जाता है। और स्रोत किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह की शर्करा है। और अगली बात करें तो इसमें सुगंध, यानी कि सुगंध किसके कारण आती है हमारे अंगूरों में, तो हमारे अंगूर में सुगंध का कारण क्या होता है, तो इसमें हमारा मिथाइल एंथ्रिलेट, यह मुख्य कारण है हमारे। यह कौन सुगंध हमारे किस तत्व के कारण आती है, तो हमारे मिथाइल एंथ्रिलेट तत्व के कारण हमारे अंगूरों में सुगंध आती है। जो दो आपने जब अंगूर देखे होंगे दोस्तों, आपको अंगूरों को हाथ में लेने के बाद सुगंध आती है, वो सुगंध किसके कारण आती है, तो मिथाइल एंथ्रिलेट के कारण आती है। ये इसमें कौन सा शर्करा पाई जाती है, इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। शराब का अध्ययन क्या कहलाता है, शराब का अध्ययन कहलाता है इनोलॉजी। अंगूरों के खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, विटिकल्चर कहलाता है। स्रोत कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होते हैं। और दोस्तों हम इसमें टीएसएस की बात करें, टीएसएस हम इसमें टीएसएस की बात करें तो इसमें टीएसएस सामान्य जो अंगूर होता है, जो हमारे सामान्य अंगूर होता है, इसमें 15 से 18% टीएसएस पाया जाता है। जो किशमिश होता है, उसमें 22 से 23% की टीएसएस पाया जाता है। रेड वाइन की बात करें तो उसमें 24 से 25% टीएसएस पाया जाता है। सामान्य किस्मों में कितना टीएसएस पाया जाता है, तो दोस्तों 15 से 18% टीएसएस पाया जाता है। किशमिश पे बात करें तो किशमिश में कितना टीएसएस पाया जाता है, किशमिश में 22 से 23% टीएसएस पाया जाता है। और रेड वाइन की बात करें तो 24 से 25% उसमें टीएसएस पाया जाता है। और साथ ही में दोस्तों हम विश्व में तथा भारत में इसके उत्पादन की बात करें तो भारत में विश्व में इसका कितना उत्पादन होता है, तो विश्व में उत्पादन की बात करें, विश्व में उत्पादन भारत का उत्पादन स्थान, विश्व में उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक प्रोडक्शन यानी सर्वाधिक खेती इसकी कहाँ पर की जाती है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन हमारे चीन में किया जाता है। चीन में किया जाता है तो चीन का फर्स्ट स्थान है। और हम भारत की बात करें तो भारत का अंगूरों की खेती के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो हमारे अंगूरों की खेती के उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है, सेकंड स्थान है। फर्स्ट स्थान किसका है दोस्तों, तो चीन का है। दूसरे की बात करें तो हमारा दूसरा स्थान भारत का है। और भारत में बात करें तो भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा है, उत्पादकता की बात करें
उत्पादन में था दोस्तों ये उत्पादन है, उत्पादकता है। यानी उत्पादकता में बात करें तो भारत का स्थान प्रथम है। फर्स्ट स्थान पे हमारे उत्पादकता में भारत है। और भारत में भी बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादकता कौन से क्षेत्र की है? भारत में सर्वाधिक उत्पादकता, भारत में सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो हमारे प्रथम स्थान पर है। विश्व में उत्पादन में बात करें तो हमारे चीन प्रथम स्थान पर है। उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? भारत का दूसरा स्थान है। उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में भारत का प्रथम स्थान है और भारत में महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। ये हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से थी। अगर हम इसकी सोइल के बारे में बात करें तो इसको उगाने के लिए कौन सी सोइल की आवश्यकता होती है? तो इसको बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसको बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। पीएच मान की बात करें 6.5 7.5 पीएच की आवश्यकता होती है। इसको कौन सी सोइल की आवश्यकता होती है? तो इसको बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता, यानी कि इसको कौन सी मृदा में आसानी से उगाया जा सकता है? बलुई दोमट मृदा में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। अगर इसके पीएच मान की बात करें हम, पीएच मान कितना हो सकता है इसके लिए? तो 6.5 से 7.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है। यानी कि ना तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए ना ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अम्लीय ज़्यादा क्षारीय मृदा में अंगूर की खेती करना पॉसिबल नहीं है। क्षारीय मृदाओं में ये खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है और क्षारीय मृदाओं में खेती करने के लिए हमें कुछ मृदा प्रतिरोधी मूलवृंत दे रखे हैं। हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूलवृंत हैं जिनको उपयोग में लेके हम खेती कर सकते हैं। यानी कि जो मूलवृंत क्या होते हैं? मूलवृंत ऐसी वेराइटीज होती है, वाइल्ड वेराइटीज होती है जिनका हम उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो हम क्षारीय मृदा प्रतिरोधी किस्मों की बात करें, क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूलवृंत, साल्ट क्रीक, डोगरीज, टेल्की, हाइपे, सोलोनेस, सोलह सोलह तो 16 13, ये हमारे सारे ये मृदा प्रतिरोधी मूलवृंत है। मूलवृंत क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे वाइल्ड स्पीसीज होती है उनका उपयोग हम खेती के लिए करते हैं, जो अधिक उत्पादन देने में हमारी सहायता करते हैं। और साथ ही में जो मृदा क्षारीय मृदा यानी कि क्षारीय मृदा में उगने के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए इसे क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूलवृंत कहा जाता है। क्षारीय मृदा मूलवृंत कौन कौन से हैं? तो क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूलवृंत साल्टक्रिट, डोगरीज, टेल्की फाइपे, सोलोनेस, 16 16 16 13, ये हमारे क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूलवृंत है। सोइल की बात करें तो इसमें बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 इसका पीएच मान होना चाहिए। यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त पीएच मान कौन सा है? तो 6.5 7.5 पीएच मान सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर इसमें प्रवर्धन की बात करें तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा, इसमें हम प्रवर्धन की बात करें तो इसमें कौन सा प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन टाइप कौन कौन सा है, इसमें कौन सा प्रवर्धन की आवश्यकता होती है? तो इसमें हार्डवुड कटिंग के द्वारा प्रवर्धन, जिसको इंग्लिश में प्रोपोगेशन बोला जाता है। हार्ड वुड कटिंग,
जिसको हिंदी में कठोर कास्टिक कलम बोला जाता है, कठोर कास्टिक कलम। कठोर कास्टिक कलम का उपयोग हम इसको उगाने के लिए करते हैं। ये हमारे प्रवर्धन का प्रकार है। दोस्तों हम इसके जड़ फुटान की बात करें, जड़ फुटान, इसमें हम जड़ फुटान की बात करें तो हमारे जड़ फुटान के लिए IBA यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड आवश्यक, जड़ फुटान हेतु इंडोल ब्यूटारिक एसिड इसकी हमें आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है? 2000 ppm। ppm की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो पार्ट पर मिलियन। यानी कि हमें जड़ फुटान के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA की आवश्यकता होती है। IBA कितनी आवश्यकता होती है? 2000 ppm इसकी आवश्यकता होती है। प्रवर्धन की बात करें तो इसमें प्रवर्धन कौन सा होता है? तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, जिसे हिंदी में कठोर कास्टिक कलम बोला जाता है। और पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? 3 मीटर रखी जाती है पौध दूरी। पौध दूरी की बात करें तो इसमें 3 मीटर इंटू 3 मीटर सामान्य दूरी रखी जाती है। कितनी दूरी रखी जाती है दोस्तों? इसमें 3 मीटर इंटू 3 मीटर सामान्य दूरी रखी जाती है। इसमें प्रवर्धन की बात करें तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है। जड़ फुटान है तो कौन सा आवश्यक होता है? इंडोल ब्यूटारिक अम्ल आवश्यक होता है। और इसमें ppm की बात करें, कितने ppm की आवश्यकता होती है? 2000 ppm की आवश्यकता होती है। और दूरी की बात करें तो 3 इंटू 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। हम इसमें पौध रोपण देख चुके हैं। अब फूलों से फल प्राप्त कितने माह में होते हैं? तो फूलों से फल प्राप्त होने में 3 से 4 माह का समय लगता है। फूलों से फल बनने में कितना समय लगता है? फूल से फल बनने में 3 से 4 माह यानी कि मंथ का समय लगता है। दोस्तों इसमें हमें कितने माह का समय लगता है फूलों से फल बनने में? तो 3 से 4 माह का समय हमें इसमें बनने में लगता है। दोस्तों फूलों को टोपीनुमा आवरण होता है, इसे कलेक्ट्रा कहा जाता है। फूलों की पत्तीनुमा संरचना जिसे कोलेप्ट्रा बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? कोलेप्ट्रा बोला जाता है। इसको इंग्लिश में लिखें, कोलेप्ट्रा बोला जाता है। यानी कि जो फूल होते हैं वो पत्ती की जो संरचना होती है, फूलों की संरचना कैसे हो जाती है? तो पत्ती नुमा संरचना हो जाती है, तो उसे कोलेप्ट्रा बोला जाता है। अगर इसमें फूल कभी खिलते नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसे क्लिस्ट्रोगेमी कहला जाता है। यानी कि जो फूल कभी खिलते नहीं है उसे क्लिस्ट्रोगेमी कहा जाता है। जो फूल कभी खिलते नहीं है उसे क्या बोला जाता है? क्लिस्ट्रोगेमी। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसे क्लिस्ट्रोगेमी बोला जाता है। अगर इसमें हम ट्रेनिंग की बात करें, यानी कि ट्रेनिंग या प्रोनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग या प्रोनिंग इसलिए की जाती है ताकि, ट्रेनिंग इसलिए की जाती है ताकि दोस्तों जो हमारा फल को उत्पादन प्राप्त करना है वो फल सीधे, स्वस्थ और जो अधिक उत्पादन देने में समर्थ हो, उन्हें किसी प्रकार का रोग कीट नहीं लगे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है। साथ ही उनको अच्छा आकार आकृति प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग होती है कि पौधों को अच्छी आकृति प्रदान करने के लिए काट छाट की जाती है, उसे प्रूनिंग कहा जाता है। यानी कि अनावश्यक भागों को काटना प्रूनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें ट्रेनिंग की निम्न विधियां हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहले हमारी शीर्ष विधि, ट्रेनिंग विधियां, ट्रेनिंग की विधियां। पहली विधि कौन सी है?
शीर्ष विधि। दूसरी है हमारे चार भुजा विधि। जिसे निफिन विधि भी कहा बोला जाता है, जिसे निफिन विधि। अगली विधि के बारे में बात करें तो उसे टेलीफोन विधि बोली जाती है। अगली विधि को क्या बोला जाता है? उसे टेलीफोन विधि बोला जाता है और इसे ओवरहेड सिस्टम भी बोला जाता है, ओवरहेड सिस्टम। अगली विधि की बात करें तो उसे बावर, पांडाल या परगोला विधि बोला जाता है। अगर इसमें ट्रेनिंग की विधियों की बात करें तो इसमें चार प्रकार की ट्रेनिंग की विधियां हैं: शीर्ष विधि, चार भुजा विधि या टेलीफोन विधि और बावर विधि। शीर्ष विधि, चार भुजा विधि या निफिन विधि बोला जाता है। टेलीफोन विधि से ओवरहेड सिस्टम बोला जाता है, बावर, पांडाल, परगोला विधि। तो ये इसमें चार प्रकार की ट्रेनिंग की विधियां हैं। सबसे प्रचलित उनकी विधि की बात करें तो हमारे सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? ओवर या हमारे सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? बावर या पांडाल या परगोला विधि। सबसे प्रचलित विधि यानी सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि की बात करें तो सबसे बावर या हमारे पांडाल विधि होती है, सबसे उपयुक्त होती है। बावर या पांडाल विधि क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जो बावर या पांडाल विधि होती है, दोस्तों जो हमारे बावर या पांडाल विधि होती है, यह हमारे अंगूर में सर्वाधिक उत्पादन में भागीदार होती है। जो इस विधि को परगोला बावर या आर्बोर विधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस विधि में 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर 1.95 से 2.10 मीटर ऊंचे खंभे गाड़ दिए जाते हैं। इन्हीं खंभों से तार खड़े व आड़े दोनों तरफ 45-60 सेंटीमीटर दूरी पर खींचे जाते हैं। और जो दोस्त इस विधि में तृतीय शाखाओं को प्रतिवर्ष कर्तन करने की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है। जो हमारी ट्रेनिंग या की विधियां हैं, इनमें सबसे अच्छी विधि की बात करें तो ये हमारे बावर या पांडाल विधि है। अगर हम इसमें प्रूनिंग की बात करें, इसमें प्रूनिंग का समय और कौन से क्षेत्र में कब की जाती है, तो प्रूनिंग की बात करें, इसमें ट्रेनिंग की बात कर चुके हैं हम। प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग तो उत्तरी भारत में कब की जाती है और दक्षिणी भारत में कब की जाती है? उत्तरी भारत में दिसंबर जनवरी में की जाती है और अक्टूबर और अप्रैल। दक्षिण भारत में 2 बार ट्रेनिंग की जाती, प्रूनिंग की जाती है। तो जो हमारे अक्टूबर में की जाती है उसे फॉरवर्ड प्रूनिंग बोला जाता है, फॉरवर्ड प्रूनिंग बोला जाता है। और जो हमारे अप्रैल में की जाती है उसे बैकवर्ड प्रूनिंग बोला जाता है, बैकवर्ड प्रूनिंग बोला जाता है। हमारे जो प्रूनिंग की यानी कि हमारे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में 2 बार प्रूनिंग की जाती है। उत्तरी भारत में हमारे दिसंबर जनवरी में की जाती है और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में 2 बार प्रूनिंग की जाती है, अक्टूबर में की जाती है, दूसरी अप्रैल में की जाती है। जो हमारे अक्टूबर में प्रूनिंग की जाती है उसे फॉरवर्ड प्रूनिंग बोला जाता है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में हमारी जो प्रूनिंग की जाती है उसे बैकवर्ड प्रूनिंग बोला जाता है। तो ये हमारे प्रूनिंग के मेथड थे जो हमने बात करी। तो दोस्तों ये हमारे 2 मेथड है, प्रूनिंग के मेथड है। अगर हम इनकी उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें, इसमें कौन कौन सी उन्नतशील किस्में होती है, तो उन्नतशील किस्मों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियां कौन कौन सी हैं। अगर हम इसकी उन्नतशील किस्मों की बात करें कि इसमें कौन कौन सी उन्नतशील किस्में यानी कि हाइब्रिड वेराइटीज या इम्प्रूव्ड वेराइटीज, तो हमारे थॉमसन सीडलेस,
ये हमारे अंगूर की वैरायटी है। अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो पूसा सीडलेस, जिसे शराब ग्रह की रानी बोला जाता है। शराब ग्रह की रानी बोला जाता है। थॉमसन सीडलेस की बात करें तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी। अगली किस्म की बात करें तो अगली किस्म हमारे चैंपियन, ये भी हमारे अंगूर की एक वैरायटी है। अगली वैरायटी की बात करें तो बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर ब्लू, अनाब ए शाही, अनाब ए शाही। अगली की वैरायटी की बात करें तो हमारी अगली वैरायटी ब्यूटी सीडलेस। सीडलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीडलेस का मतलब होता है जिनमें बीज नहीं बनता, बनता भी है तो बहुत छोटा बनता है या कभी कभी तो बनता ही नहीं है। अगली वैरायटी की बात करें तो पर्लेट, डिलाइट, अर्ली मस्कट। दोस्तों इंक्लूड वैरायटीज की बात करें तो हमारे थॉमसन सीडलेस होता है सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है। अगली वैरायटी की बात करें तो पूसा सीडलेस है, शराब ग्रह की रानी बोला जाता है। चैंपियन जो हमारे एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है हमारे अंगूर की। अगली वैरायटी की बात करें तो बेंगलोर ब्लू, जो हमारे ये भी अंगूर की वैरायटी है। अनाब शाही, ब्यूटी सीडलेस, पर्लेट, डिलाइट और अर्ली मस्कट, ये हमारे सारे इंक्लूड वैरायटीज है। और दोस्तों अगर हम इन वैरायटीज के बारे में और बात करें कि और कौन कौन सी वैरायटीज है तो अर्का सोना, अर्का सोना, अर्का तृष्णा, अर्का सोना और अर्का तृष्णा, ये दोनों हमारे वैरायटीज है। ये शराब बनाने में उपयोग की जाती है, यानी कि जो हमारे अर्का सोना और अर्का तृष्णा है ये शराब बनाने में उपयोग की जाती है। जैसा आपको पता ही होगा दोस्तों कि शराब बनाने के लिए अंगूर का उपयोग किया जाता है। उसको बनाने में सबसे अच्छी वैरायटीज कौन सी है तो हमारे अर्का सोना और अर्का तृष्णा शराब बनाने के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटीज है। और अर्का नीलमणि की बात करें, अर्का नीलमणि, अर्का नीलमणि लाल शराब बनाने में उपयोग। अर्का नीलमणि वैरायटी हमारे वह लाल शराब बनाने में हमारे सबसे उपयुक्त वैरायटी है। और दोस्तों हम अगली वैरायटी की बात करें अर्का हंस, अर्का हंस वैरायटी ये हमारे सफेद शराब, सफेद शराब बनाने में उपयोगी, शराब बनाने में उपयोगी। तो शराब बनाने के लिए अर्का सोना और अर्का तृष्णा वैरायटी उपयोगी है। अर्का नीलमणि कौन सी शराब बनाने के लिए उपयोगी? तो लाल शराब बनाने के लिए उपयोगी। अगर हम अर्का हंस की बात करें तो सफेद शराब बनाने में उपयोगी है। साथ ही में दोस्तों अगली वैरायटी की बात करें तो अर्का कंचन, ये है एक हमारे पछेती वैरायटी है। और अर्का हंस,
जो हमारे अर्काकंचन वैरायटी है ये हमारे 75 किस्में। अर्कांस की बात करें तो ये हमारे एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है। साथ ही में दोस्तों हम अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है और साथ ही में कुछ ऐसी वैरायटीज है जिनका हम उपयोग करते हैं। तो वो कौन कौन सी वैरायटीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों किशमिश बनाने की बात करें, किशमिश बनाना है अगर, तो दोस्तों हमें किशमिश बनाना है तो हमें अंगूरों को कितनी नमी पर तोड़ना पड़ेगा किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त नमी, यानी कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। तो 17% नमी पर हम इनकी तुड़ाई करते हैं, नमी पर तुड़ाई करते हैं। और जो हमारे डिहाइड्रेटर होते हैं उसमें रख के हम इनको अंगूरों को सुखाते हैं, जिसके बाद में ये हमें किशमिश के रूप में प्राप्त होते हैं। किशमिश बनाने के लिए कितनी नमी की आवश्यकता होती है दोस्तों? 17% नमी की आवश्यकता होती है। थॉमसन सीडलेस हमारे किशमिश बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, थॉमसन सीडलेस। किशमिश बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? तो थॉमसन सीडलेस सबसे अच्छी वैरायटी है। पूसा सीडलेस है, ये भी हमारे किशमिश बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। थॉमसन सीडलेस और पूसा सीडलेस। किशमिश बनाने के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी की बात करें तो कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त वैरायटी थॉमसन सीडलेस और पूसा सीडलेस। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वर्जिन क्या होता है? अंगूरों में फलों का रंग हरे से हल्का पीला होने लगे तो समझना चाहिए कि वो पककर तैयार हो गए हैं, पककर तैयार हो गए हैं, पकने की स्थिति में आ गए। वर्जिन की बात करें, टर्मिनोलॉजी, अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वर्जिन क्या होता है? तो दोस्तों वर्जिन होता है अंगूर में फलों का रंग हरे से हरा पीला होने लगे तो समझना चाहिए कि वह फल पकने की स्थिति में आ गया है। वर्जिन क्या होता है दोस्तों? वर्जिन का मतलब होता है अंगूर में फलों का रंग हरे से हल हरा पीला, हरे से हरा पीला होने लगे तो समझना चाहिए कि वह फल पकने की स्थिति में आ गया है, यानी कि वो पकने वाला है। अगर दोस्तों अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें तो कोल्यूर क्या होता है? कोल्यूर होता है अंगूर के पुष्पगुच्छों में फलों का न बनना। कोल्यूर क्या होता है दोस्तों? कोल्यूर होता है अंगूर के पुष्पगुच्छों में फलों का नहीं बनना। अंगूर के पुष्प गुच्छों अंगूर का न बनना। यानी कि जो हमारे अंगूर होते हैं, जो हमारे पुष्पगुच्छ होते हैं, पुष्पगुच्छों में अंगूर का नहीं बनना, यानी कि जो हमारे अंगूर होते हैं, जो उनके पुष्पगुच्छ लटके होते हैं, उनमें किसी पोषक तत्व की कमी के कारण या कोई विकार उत्पन्न हो जाने के कारण जो हमारे अंगूर का निर्माण नहीं होता है तो उसे कोल्यूर बोला जाता है। यानी कि अंगूर के पुष्पगुच्छों में फलों का नहीं बनना कोल्यूर कहलाया जाता है। अगर हम अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें तो मिलार्डिस। मिलार
मिलारेंडेज। मिलारेंडेज की बात करें तो अंगूर के कुछ गुच्छों में फलों का छोटा रह जाना या असामान्य आकार प्राप्त न कर पाना। अंगूर में पुष्प गुच्छों का छोटा रह जाना या सामान्य आकार प्राप्त नहीं कर पाना। मिलारेंडेज क्या होता है दोस्तों? तो ये एक टर्मिनोलॉजी है अंगूर के पुष्प गुच्छों का छोटा रह जाना, यानी कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसमें जो पुष्प गुच्छ बनते हैं तो पुष्प गुच्छों का सामान्य आकार प्राप्त नहीं कर पाना या छोटा रह जाना, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे मिलारेंडेज बोला जाता है। दोस्तों हम इसके रोगों की बात करें तो इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं? तो हमारे दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीट लगते हैं। कौन कौन से रोग क्यों कीट लगते हैं दोस्तों इसमें हमारे, उनकी बात करते हैं हम लोग। और साथ ही में इसमें कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम रोगों से पूर्व कुछ हमारे अंगूर में लगने वाले विकारों के बारे में बात कर लेते हैं कि अंगूर में कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो हम विकारों की बात करें, यानी विकार क्या होते हैं? किसी पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को हम विकार कहा जाता है, विकार या डिसऑर्डर। विकार किसी पोषक तत्व की कमी के कारण या अधिकता के कारण या फिर किसी बाह्य कारक या आंतरिक कारक के कारण होने वाले रोगों को विकार या डिसऑर्डर कहा जाता है। तो हमारे अंगूर में पहला डिसऑर्डर लगता है हैंड एंड चिकन रोग। हैंड एंड चिकन रोग, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो बोरोन तत्व की कमी के कारण। हैंड एंड चिकन रोग किसके कारण होता है? तो ये हमारे बोरोन की कमी के कारण होता है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं या इसका निपटान कर सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके निपटान या प्रबंधन के लिए हैंड एंड चिकन रोग बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों के कारण कौन कौन से विकार होते हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कौन कौन से उनमें पोषक तत्व कमी के कारण उनमें विकास वृद्धि विकास नहीं हो पाता है। तो हमारे हैंड एंड चिकन रोग बोरोन तत्व की कमी के कारण हो रहा है, तो इसको बोरोन तत्व का प्रयोग करके हम आसानी से इसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि हम बोरोन का उपयोग करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगले हम विकार की बात करें तो इसमें पिंक बेरी यानी उच्च तापमान के कारण होने वाला रोग है या डिसऑर्डर है। पिंक बेरी उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर, ये हमारे डिसऑर्डर होता है। किसके कारण होता है? तो हाई टेम्परेचर के कारण होता है। इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो इसका प्रबंधन हम जैसे हम छाया की व्यवस्था करेंगे, हम धूप का उचित निपटान करेंगे, यानी कि जो हमारे जो ग्रीन हाउस होते हैं उन ग्रीन हाउसों में हम इसकी कल्टीवेशन करेंगे तो वहाँ पर उच्च तापमान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम खुले में तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम जो हमारे पॉली हाउस होते हैं ग्रीन हाउस होते हैं उसमें हम आसानी से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। कैल्शियम एंड रोड की बात करें, अगला विकार होता है कैल्शियम एंड रोड। कैल्शियम एंड रोड किस तत्व के कारण होता है? तो किस तत्व के कारण? कैल्शियम तत्व की कमी के कारण हमारे जो कैल्शियम एंड रोट होता है ये कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होता है। तो इसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे? तो कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होता है तो दोस्तों हम कैल्शियम
का प्रयोग करके इसको आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं, यानी कि इस डिसऑर्डर को खत्म कर सकते हैं। कैल्शियम एंड रोट हमारे किस तत्व की कमी कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है कि पिंकबेरी होता है, तो हाई टेम्परेचर के कारण यह होने वाला डिसऑर्डर है। एंड चिकन की बात करें तो बोरॉन पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाला यह डिसऑर्डर है। शॉर्ट बेरी की बात करें, शॉर्ट बेरी क्या होता है? तो शॉर्ट बेरी क्या होता है दोस्तों? तो शॉर्ट बेरी के बारे में बात करते हैं हम। शॉर्ट बेरी इसमें जो हमारे फल होते हैं बेस्वाद होते हैं, आकार छोटा होता है उनका, कठोर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, यानी कि इनका स्वाद कैसा होता है? बेस्वाद होते हैं, स्वाद अच्छा नहीं होता है, कड़वा फल होता है, अपरिपक्व होता है, कड़वा फल, कड़वा फल होता है। इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे? तो इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इसका प्रबंधन या निपटान कैसे करेंगे? तो हम इसका प्रबंधन इथ्रेल इथ्रेल 25 ppm स्प्रे करेंगे। जो हमारे शॉर्ट बेरी होती है, ये डिसऑर्डर किसके कारण होता है? तो ये डिसऑर्डर को हम किसके कारण होता है? तो ये डिसऑर्डर होता है अच्छा तापमान नहीं मिलने के कारण या पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसको हम कैसे निपटान कर सकते हैं? तो इसका हम इथ्रेल 25 ppm का उपयोग करके इसको हम आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। दोस्तों अब इसमें हम कुछ रोग और कीटों की बात करें तो इसमें कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे, तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं एवं कौन कौन से कीट लगते हैं, उन कीटों का भी अध्ययन करेंगे, रोगों का भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम इसमें रोगों की बात करें कि ग्रेप्स में कौन कौन से रोग लगते हैं, रोग या डिजीज। हमारे जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स के ऊपर सर्वाधिक लगने वाला रोग कौन कौन सा है? तो इसमें पाउडर मिल्ड्यू सर्वाधिक लगने वाला रोग है। तो दोस्तों जो हमारे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, तो सबसे पहले हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है? जो पत्तियां और फल होते हैं उनके निचली सतह पर पाउडर जैसी संरचना बन जाती है, उसे पाउडर मिल्ड्यू बोला जाता है, यानी कि इसको हिंदी में मृदुरोमिलासी का रोग बोला जाता है। और यह किसके कारण होता है दोस्तों? ये कवक के कारण होता है। तो ये कौन सी कवक होती है? जिसको फंगस, इंग्लिश में फंगस बोला जाता है, यानी कि कवक के कारण होता है, इसे मृदुरोमिलासी का रोग बोला जाता है, हिंदी मृदुरोमिलासी रोग। अगर हम कवक की बात करें कौन सी कवक के कारण इसमें लगता है, तो ये हमारे लगता है प्लाज्मोरा विटिकोला। प्लाज्मोरा विटिकोला। तो हमारे जो डाउनी मिल्ड्यू होता है यह फल और पत्तियों की निचली सतह पर रखने वाला रोग है। तो किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है, यानी फंगस होती है उसके कारण होता है। इसकी कवक का अगर हम जूलॉजिकल नाम बताएं तो कौन सा जूलॉजिकल नाम होगा इसका? तो इसका जूलॉजिकल नाम होगा प्लाज्मोरा विटिकोला, ये इसका जूलॉजिकल नाम होता है। इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे, यानी कि इसका हम कंट्रोल करेंगे कैसे? तो हम कंट्रोल करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे पीए मिलार्डिस, जिन्होंने कवक के निपटान के लिए एक बोर्डो मिश्रण का निर्माण किया, जिसे बोर्डो मिश्रण बोला जाता है, बोर्डो मिश्रण। इसकी बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पीए मिलार्डिस ने की थी, पीए मिलार्डिस। पीए मिलार्डिस ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो हमारे बोर्डो मिश्रण की खोज पीए मिलार्डिस ने की थी। कब की थी? तो 1882 में इसकी खोज की थी। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो इसमें तीन तत्व होते हैं,
यानी कि अगर बोर्डो मिश्रण की बात करें तो पीएम मिलाडेस कहाँ के थे, तो ये हमारे फ्रांस जो देश है वहाँ के थे। बोर्डो मिश्रण में क्या क्या मिश्रण होता है, तो बोर्डो मिश्रण में क्या क्या होता है दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट होता है जो हमारे 5% होता है, 5 अनुपात में होता है दोस्तों ये। और कॉपर सल्फेट के अलावा इसमें चूना और जल, ये तीनों ही अनुपात में मिलाए जाते हैं। यानी कि मिश्रण में जो हमारे बोर्डो मिश्रण होता है, बोर्डो मिश्रण में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कॉपर सल्फेट होता है 5% और चूना होता है 5% और जल होता है 50%। यानी कि इन तीनों मिश्रण को बोर्डो मिश्रण बोला जाता है। और बोर्डो मिश्रण से हम डाउनी मीडियम रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो पीएम मिलाडेस ने की थी, 1882 में की थी। पीएम मिलाडेस कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो हमारे पीएम मिलाडेस फ्रांस देश के साइंटिस्ट थे। और इसमें कौन कौन से तत्व मिले होते हैं मिश्रण में, तो कॉपर सल्फेट होता है, चूना होता है, जल होता है। और दोस्तों इसमें बात करें कि इसके अलावा बोर्डो मिश्रण के अलावा हम और किसका प्रयोग करके इसका निपटान कर सकते हैं डाउन वीडियो रो का, तो हम मेटालॉजिकल या रिडोमिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसका प्रयोग कर सकते हैं, मेटालॉजिकल या रेडोमिल। इसका प्रयोग भी हम डाउन वीडियो रोग को प्रबंधित करने में कर सकते हैं। अगले रोग की बात करें तो अगला रोग कौन सा है हमारा, डाउन वीडियो या चूर्णियासिता या पाउडर मीडियो। अगले डिजीज की बात करें तो इसमें अगली डिजीज कौन सी लगती है, तो हमारे इसमें पाउडर मीडियो जिस छाछिया भी बोला जाता है। जिसे छाछिया भी बोला जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कवक के कारण लगता है। अगर इस कवक की बात करें तो इसमें कवक कौन सा है, अनिसुनीला ये हमारे कवक होती है। इसके लिए हम कंट्रोल की बात करें तो हम इसको केराटिन से कंट्रोल कर सकते हैं। केराटिन केराटिन होता है सल्फर युक्त कवकनाशी होता है। हम डाउनी मिट्टी की बात करें जैसे छाछा या पाउडरी मिट्टी पे बोला जाता है, वह किसके कारण लगता है दोस्तों, तो कवक के कारण हो लगता है। कवक पाउडर मीडियम में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे फल होते हैं या पत्तियां होती है उनकी सतह पर पाउडर जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है और सफेद सफेद से हो जाते हैं, उनके आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है एवं भद्दे दिखाई देने लगते हैं, तो उसे पाउडरी मीडियम बोला जाता है। ये किसके कारण होता है, जो ये कवक के कारण होने वाला एक रोग है। कवक कौन सी, अंशुन्यूला नेकेटर, ये एक प्रकार की कवक है। और कवक के कंट्रोल के लिए हम कवकनाशी या सल्फर युक्त कवकनाशियों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम केराटिन का प्रयोग करेंगे। साथ ही में दोस्तों हम इसके कीटों के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, तो इसमें हमारे निम्न कीट लगते हैं, उन कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। कीट, इसको इंग्लिश में इंसेक्ट बोला जाता है। हमारे जो ग्रेप्स होते हैं उन ग्रेप्स में कौन सा कीट लगता है दोस्तों, तो हमारे व्रण कीट लगता है, जिसे अंगूर का व्रण कीट बोला जाता है। जिसे हमारे अंगूर का व्रण कीट बोला जाता है। इसके हम जूलॉजिकल नेम की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है स्केलेरो
स्क्लेरोडेंटा स्क्लेरोडेंटा स्ट्राइकोबोलिस, ये हमारे इसका जूलॉजिकल नेम होता है। जो हमारे भ्रंग का कीट होता है, यह फलों का रस चूसने का कार्य करता है, उनको खराब कर देता है। और इसके हम जूलॉजिकल नेम की बात करें तो स्क्लेरोडेंटा स्ट्राइकोबोलिस, ये इसमें लगने वाला एक प्रमुख कीट है। इस कीट के निपटान की बात करें तो इसको हम VST टेक्निक होती है, उसके माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई करके इस कीट को नष्ट कर सकते हैं। और हम जो चिकनी जो हमारी पट्टियाँ होती है, जिसे ट्रे बोला जाता है, वो उस पे ये चिपक के मर जाते हैं। यानी कि इसके साथ ही में अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने के लिए बात करें, अंगूर में फलों का आकार बढ़ाना है, अंगूरों में फलों का आकार बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, हम अंगूर के फूलों का आकार या फलों का आकार बढ़ाने के लिए GA3 हार्मोन का उपयोग करते हैं। फूलों में आकार बढ़ाना है तो किसका उपयोग करते हैं? तो GA3 हार्मोन का प्रयोग करते हैं। कितना प्रयोग करते हैं? तो 30 से 50 ppm। 30 से 50 ppm हम GA3 हार्मोन का प्रयोग करते हैं। और साथ ही में हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें, तुड़ाई, तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति बेल इसका उत्पादन प्राप्त होता है। 120 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। इसको हम स्टोरेज करना है तो 0 से 2 डिग्री टेम्परेचर 80 से 85% आर्द्रता पर 6 से 8 सप्ताह इसको स्टोर कर सकते हैं। और हम 25 से 50 ppm GA3 हार्मोन का उपयोग करते हैं, जिससे अंगूर में फूलों का और फलों का आकार बढ़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।